आज सुबह जब सूरज हिमालय के पीछे से निकलता है, उसकी पहली रोशनी कश्मीर के पहाड़ों पर पड़ती है। फिर वही रोशनी गंगा के किनारे चमकती है, राजस्थान के रेगिस्तान को गोल्डन बना देती है और शाम तक वो समुद्र के पास तमिलनाडु और केरला के कोस्ट्स पर ढल जाती है। ये है इंडिया, एक ऐसा देश जहां 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जहां अलग-अलग रिलीजन्स, कल्चर्स, ट्रेडिशंस साथ रहते हैं, जहां एक तरफ आईटी हब्स हैं और दूसरी तरफ 2000 साल पुराने टेम्पल्स, जहां डेमोक्रेसी भी है और एंशिएंट फिलॉसफीज भी। ये सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये इंडिया बना कैसे? ये बॉर्डर्स कैसे बने? ये पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे डेवलप हुए? ये टेम्पल्स, लिटरेचर, ट्रेड रूट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सबकी शुरुआत कहाँ से हुई? मॉडर्न इंडिया सिर्फ 75-80 ईयर्स पुराना नहीं है, इसके पीछे हजारों सालों की लेयर्ड हिस्ट्री है। एम्पायर्स राइज हुए, एम्पायर्स कोलैप्स हुए, लेकिन हर एम्पायर ने कुछ छोड़ा, एक सिस्टम, एक आइडिया, एक आइडेंटिटी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की 8 पावरफुल डायनेस्टीज की और समझेंगे कि कैसे एक डायनेस्टी की कहानी दूसरी को जन्म देती है। दोस्तों याद रखिएगा, ये सिर्फ 8 हैं, भारत की हिस्ट्री और भी गहरी है, बट आज हम फोकस करेंगे इन 8 पर। और अगर आपको ऐसे डीप, इमोशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। 4th सेंचुरी BCE। उस समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक सिंगल नेशन नहीं था, मल्टीपल महाजनपदास और रीजनल किंगडम्स थे। हर रीजन का अपना रूलर, अपनी सेना, अपनी राजनीति और अपने हित थे। इन सब में से एक पावरफुल रीजन था मगध। फर्टाइल लैंड, रिवर्स का एक्सेस, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। यहाँ रूल करती थी नंदा डायनेस्टी। उनके पास एक मैसिव आर्मी थी। ग्रीक अकाउंट्स तक उनकी सेना की स्ट्रेंथ का जिक्र करते हैं, लेकिन उनकी प्रजा में असंतोष भी बढ़ रहा था, क्योंकि हैवी टैक्सेशन और सेंट्रलाइज्ड पावर के कारण लोगों में डिससैटिस्फैक्शन डेवलप हो रहा था। इसी बैकग्राउंड में प्रवेश करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, एक युवा नेता जिनको ट्रेन किया था आचार्य चाणक्य ने, जो एक महान पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, इकोनॉमिस्ट और थिंकर थे। चाणक्य ने सिर्फ बदला लेने का प्लान नहीं बनाया, उन्होंने एक एम्पायर डिजाइन किया। 322 BCE में मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई किया। अलेक्जेंडर के सक्सेसर सेल्यूकस निकेटर के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन बाद में ट्रीटी हुई, टेरिटरीज एक्सचेंज हुई, डिप्लोमैटिक मैरिज अलायंस हुआ। यह बताता है कि मौर्यन शक्ति सिर्फ तलवार की ताकत नहीं थी, बल्कि नेगोशिएशन और राजनीतिक समझ भी उतनी ही मजबूत थी। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेंट्रलाइज्ड था। एम्पायर प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, गवर्नर्स अपॉइंट हुए, रेवेन्यू कलेक्शन स्ट्रक्चर्ड था, एस्पियोनाज सिस्टम स्ट्रांग था, राज्य व्यापार और कृषि को रेगुलेट करता था, अर्बन सेंटर्स ग्रो हुए, ट्रेड रूट्स एक्टिव हुए। फिर आते हैं सम्राट अशोका। शुरुआत में वो एक अग्रेसिव कॉन्करर थे, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे, लेकिन कलिंगा वॉर ने उन्हें गहरा झटका दिया। युद्ध के बाद जो विनाश हुआ, हजारों लोगों की मृत्यु और विस्थापन, उसने अशोका को अंदर से बदल दिया। उन्होंने धम्मा को अपनाया, मॉरल गवर्नेंस, नॉन वायलेंस, कंपैशन। रॉक एडिक्ट्स और पिलर इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से उन्होंने अपने सिद्धांत प्रजा तक पहुंचाए। रिलीजियस टॉलरेंस प्रमोट की, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कंटिन्यू रही, लेकिन अब एक एथिकल डिमेंशन के साथ। मौर्यन एम्पायर ने पहली बार सबकॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी दी। लेकिन 185 BCE के बाद डिक्लाइन शुरू हुआ। इंटरनल वीकनेसेस, सक्सेशन इश्यूज और धीरे धीरे एम्पायर टूटने लगा। जब एक पावरफुल सेंट्रलाइज्ड एम्पायर कोलैप्स होता है, फ्रैगमेंटेशन होती है, और फ्रैगमेंटेशन के बाद कंसोलिडेशन का अगला साइकिल शुरू होता है। 4th सेंचुरी CE में नॉर्थ इंडिया में फिर एक स्टेबल और प्रॉस्परस एम्पायर उभरता है, गुप्ता डायनेस्टी। चंद्रगुप्ता 1 ने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस से फाउंडेशन स्ट्रांग की। उनके बाद समुद्रगुप्ता ने मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश की। अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन उनकी विजयों का डॉक्यूमेंटेशन करता है। उन्होंने हर किंगडम को डिस्ट्रॉय नहीं किया, कुछ रूलर्स को सबऑर्डिनेट बनाया। ये एक स्मार्ट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी थी, पावर भी मेंटेन रही और स्टेबिलिटी भी। गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्ता 2 के समय ट्रेड फ्लरिश हुआ, वेस्टर्न ट्रेड रूट्स एक्टिव हुए, गोल्ड कॉइनेज लार्ज स्केल पर इशू हुई, जो प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर था। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यन से थोड़ा डिफरेंट था। ये लेस सेंट्रलाइज था, लोकल ऑटोनॉमी ज्यादा थी, लैंड ग्रांट्स दिए गए। लेकिन गुप्ता पीरियड का सबसे बड़ा हाईलाइट था कल्चरल और इंटेलेक्चुअल बूम। संस्कृत लिटरेचर अपने पीक पर था,
साइंस में प्रोग्रेस सिग्निफिकेंट थी। एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन सब में एडवांसमेंट हुई। टेम्पल आर्किटेक्चर का अर्ली स्ट्रक्चरल फॉर्म डेवलप हुआ, इसीलिए इस समय को गोल्डन एज कहा जाता है। लेकिन 6th सेंचुरी के बाद एक्सटर्नल इन्वेजन्स और पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन के कारण गुप्ता शक्ति कमजोर होने लगती है। अब पॉलिटिकल सेंटर धीरे धीरे साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट होने लगता है। तमिल रीजन में पल्लवा डायनेस्टी राइज होती है। उनकी कैपिटल बनी कांचीपुरम। पल्लवा शासक मिलिट्री और कल्चरल दोनों क्षेत्रों में सक्रिय थे। उन्होंने रॉक कट आर्किटेक्चर को डेवलप किया। महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स केव से स्ट्रक्चरल टेम्पल्स तक के आर्किटेक्चरल ट्रांजिशन को दर्शाते हैं। ये एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन का युग था। उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर्ड था। लैंड रेवेन्यू प्राइमरी सोर्स था। विलेज इंस्टीट्यूशंस एक्टिव थे। पल्लवा रूलर्स ने संस्कृत और तमिल दोनों ट्रेडिशंस को समर्थन दिया। एक कल्चरल सिंथेसिस क्रिएट हुआ। लेकिन इसी समय डेक्कन रीजन में एक और शक्ति उभर रही थी, चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य शासकों ने 6th सेंचुरी से डेक्कन में कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। पुलिकेशन II ने नॉर्थ इंडियन रूलर हर्षा को डिफीट किया। ये प्रदर्शित करता है कि डेक्कन भी उतना ही शक्तिशाली था। चालुक्य आर्किटेक्चर एक्सपेरिमेंटल था। एहोल और पत्तड़ाकल के मंदिर स्टाइलिस्टिक ब्लेंड को दिखाते हैं। ये नॉर्थ और साउथ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का संगम प्रस्तुत करते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में फ्यूडेटरीज इंटीग्रेट किए गए। एग्रीकल्चर और ट्रेड स्टेबल बेस थे। साउथ इंडिया इस फेज में एक डायनामिक पॉलिटिकल और कल्चरल लेबोरेटरी बन चुका था। फिर 9th सेंचुरी में एक और शक्तिशाली राजवंश उभरता है, चोला डायनेस्टी। इसका आरंभ विजयालया चोला से होता है। राजराजा 1 ने एम्पायर को एक्सपैंड किया। श्रीलंका तक कैंपेन्स हुए। राजेंद्र 1 ने नेवल एक्सपीडिशन साउथ ईस्ट एशिया तक भेजे। चोला शक्ति सिर्फ लैंड पावर नहीं थी, ये एक इंडियन ओशन पावर थी। उनका एडमिनिस्ट्रेशन रिमार्केबल था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिटेल्ड और डॉक्यूमेंटेड थी। टेम्पल इकोनॉमी सेंट्रल रोल प्ले करती थी। ट्रेड गिल्ड्स एक्टिव थे। साउथ ईस्ट एशिया के साथ स्ट्रॉन्ग कमर्शियल टाइज थे। बृहदीश्वरा टेम्पल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल प्रिसीजन का अद्भुत उदाहरण है। लेकिन तमिल रीजन में चोलों के पैरेलल एक और प्राचीन राजवंश अपनी पहचान बनाए हुए था, पांड्या डायनेस्टी। पांड्या शासक मदुराई को सेंटर बनाकर रूल करते थे। संगम लिटरेचर उनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। पर्ल फिशरीज और मैरिटाइम ट्रेड से उन्होंने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बिल्ड की। रोमन ट्रेड के एविडेंस मिलते हैं। टेम्पल पेट्रोनेज और लिटरेचर स्ट्रांग रहा। मीडिएवल पीरियड में जब चोला पावर डिक्लाइन हुई, पांड्या शासक फिर से प्रोमिनेंट हुए। और वेस्टर्न कोस्ट में एक और प्राचीन डायनेस्टी एक्टिव थी, चेरा डायनेस्टी। चेरा रूलर्स स्पाइस ट्रेड के माध्यम से इंटरनेशनल नेटवर्क बिल्ड करते थे। पेपर एक्सपोर्ट ने उन्हें ग्लोबल कॉमर्स से जोड़ा। पोर्ट्स एक्टिव थे। संगम टेक्स्ट्स में उनका मेंशन मिलता है। कल्चरल पेट्रोनेज भी मजबूत था। साउथ इंडिया इस फेज में इंटरकनेक्टेड ट्रेड और कल्चर का नेटवर्क बन चुका था। इसी दौरान नॉर्थ इंडिया में 12th सेंचुरी के बाद एक नया पॉलिटिकल फेज शुरू होता है, दिल्ली सल्तनत। 1206 से 1526 तक मल्टीपल डायनेस्टीज दिल्ली से रूल करती रहीं। ये एक सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री स्टेट मॉडल था। एकता सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। रेवेन्यू राइट्स मिलिट्री ऑफिशियल्स को असाइन किए गए। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने बोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स किए। आर्किटेक्चर में इंडो इस्लामिक स्टाइल डेवलप हुआ, आर्चेस, डोम्स और नए कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के साथ। दिल्ली सल्तनत ने नॉर्थ इंडिया में सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर को और मजबूत किया। यहां से मीडिएवल इंडिया का अगला अध्याय शेप होने लगता है। अगर हम पूरा पैटर्न देखें तो मौर्य शासकों ने पॉलिटिकल यूनिटी दी। गुप्ता शासकों ने इंटेलेक्चुअल और कल्चरल फाउंडेशन को मजबूत किया। पल्लवा और चालुक्य शासकों ने आर्किटेक्चर और रीजनल पावर को इवॉल्व किया। चोला शासकों ने मैरिटाइम डोमिनेंस एस्टैब्लिश की। पांड्या और चेरा शासकों ने ट्रेड नेटवर्क्स को एक्सपैंड किया। दिल्ली सल्तनत ने सेंट्रलाइज्ड मीडिएवल स्टेट मॉडल दिया। ये अलग अलग कहानियां नहीं हैं, ये एक इवॉल्विंग सिविलाइजेशन की लेयर्ड और इंटरकनेक्टेड जर्नी है। हमने आज सिर्फ 8 डायनेस्टीज कवर की हैं। भारत का इतिहास इससे भी कहीं ज्यादा गहरा और विस्तृत है। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी एक डायनेस्टी पर एक फुल डिटेल्ड सिनेमैटिक वीडियो आए तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप किस राजवंश पर अगला डीप डाइव देखना चाहते हैं। अगर आज का ये स्क्रिप्ट आपको इन्फॉर्मेटिव और बैलेंस्ड लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक इतिहास को सिर्फ बीता चुका समय ना समझिए, यही हमारे वर्तमान की फाउंडेशन है। जय हिंद।